Hello everyone, I hope you all are well-being. Today we are going to discuss some MCQ questions of chapter 5 Exploring Forces of class 8 साइंस। ये क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्जाम के लिए ही काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ फोर्स। फोर्स क्या है? ए है ऑप्शन एनर्जी, बी है पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, डी सी है मास एंड डी है वेट। तो फोर्स क्या है? फोर्स कब लगाते हैं? जब हम किसी भी चीज़ को उठाते हैं या रखते हैं या धकेलते हैं। तो उसमें क्या कर रहे हैं? हम किसी भी चीज़ को उठा रहे हैं मतलब पुल कर रहे हैं, पुश मतलब धकेलना होता है। तो इस तरह से फोर्स क्या है? एक तरह का पुश या पुल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी, पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पुश। कहता है इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो पुश का एग्जाम्पल, जिसमें हम पुश कर रहे हैं किसी भी चीज को। पुलिंग अ रोप, रोप को खींचना। ओपनिंग अ ड्रॉवर, ड्रॉवर को ओपन करना। पुशिंग अ बॉक्स या पुश को धक्का देना, बॉक्स को धक्का देना। लिफ्टिंग अ बैग या बैग को उठाना। तो पुश मतलब धकेलना होता है। तो पुशिंग अ बॉक्स, किसी भी बॉक्स को धक्का देना क्या हो जाता है? एक तरह का पुशिंग फोर्स है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट इज फोर्स कैन चेंज द ड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कहता है अगर हम फोर्स किसी भी चीज पर अप्लाई करते हैं तो क्या होगा? उसका कलर चेंज होगा, शेप चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा या उसका मटेरियल ही चेंज हो जाएगा। तो जब हम किसी भी चीज को पर फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे कि बलून है, बलून को अगर हम दबाते हैं तो उसका फोर्स चेंज होता है। इसी तरह अगर रबड़ है, रबड़ बैंड को खींच रहे हैं तो भी उसका शेप क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। या कोई और भी ऑब्जेक्ट जो फ्लेक्सिबल है उस पर अगर हम फोर्स लगाते हैं, हालांकि सॉलिड पे लगाने पर कोई चेंज नहीं आता, पर जो थोड़े से सॉफ्ट हैं या सेमी सॉलिड है उन पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो उनका शेप क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट वन इज अप्लाइंग ब्रेक ऑन अ बाइसाइकिल डिक्रीज इट। कहते हैं जब हम बाइसाइकिल चला रहे हैं, हम उस पर ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है? शेप चेंज होता है या साइज डिक्रीज होती है, स्पीड डिक्रीज होती है या वेट डिक्रीज होता है, कम होता है मतलब। पर जो हम ये तो डेली लाइफ के एग्जांपल में है, जब भी हम ब्रेक लगाते हैं तो क्या होती है? साइकिल की जो स्पीड हो जाती है वो कम हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिटिंग अ मूविंग बॉल विद अ बैट कैन चेंज इट। जब एक बॉल को हम बैट से मारते हैं तो क्या हो चेंज होता है? डायरेक्शन, कलर, मास या लेंथ। तो कलर में तो क्या चेंज आएगा? कलर तो जो है वही है, मास भी बॉडी का वही रहेगा, लेंथ भी वही रहेगा। पर जो अगर हम बॉल कहीं से आ रही है उसको हम हिट कर रहे हैं तो उसकी अगर सीधी डायरेक्शन में आ रही है तो जिस डायरेक्शन में हम हिट कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में बॉल चली जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। कहता है इनमें से कौन सी चीज है जो ऑब्जेक्ट को मूविंग से रेस्ट से मोशन में ला सकता है? हीट, फोर्स, लाइट या साउंड। तो हीट क्या है? एक तरह की गर्मी है। लाइट रोशनी या साउंड आवाज है। तो फोर्स क्या? अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाते हैं और वो रेस्ट में है, अगर हम उसको धकेलेंगे, पुल या पुश करेंगे तो क्या होगा? वो एक तरह का फोर्स होगा। और फोर्स क्या करेगा? किसी भी रेस्ट में रहे ऑब्जेक्ट को मोशन में ला देता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज। कहता है एसआई यूनिट मतलब फोर्स की यूनिट क्या है? जॉल है, वॉट है, न्यूटन है या पास्कल है। तो फोर्स की जो एसआई यूनिट है वो क्या है? न्यूटन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। जॉल किसकी है? एनर्जी की। वॉट किसकी है? पावर की। और पास्कल किसका है? प्रेशर की यूनिट है। नेक्स्ट इज द सिंबल ऑफ न्यूटन इज मतलब न्यूटन को कैसे लिखते हैं? स्मॉल एन से और कैपिटल एन से, एन टी से या एन एम से। तो जो हम न्यूटन के सिंबल, न्यूटन को लिखने के लिए सिंबल यूज करते हैं वो कैपिटल एन यूज करते हैं। नेक्स्ट इज फोर्स इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन। कहता है फोर्स कब लगता है? एक ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन से, दो और ज्यादा ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन से। सी है एयर ओनली, डी है मैग्नेट ओनली या मैग्नेट ही खाली फोर्स उन पर लगाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टू और मोर ऑब्जेक्ट। जब दो और दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन होता है तो क्या फोर्स उसमें अप्लाई हो जाता है। तो करेक्ट आंसर इज बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। कहता है इसमें तो कॉन्टैक्ट फोर्स कौन है? मतलब वो फोर्स जिसमें जब दो दो बॉडी के ऊपर जब फोर्स लग रहा है और दोनों बॉडी क्या है? आपस में टच में हो। आपस में टच में हो तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। तो
फर्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स, बी है ग्रेविटेशनल फोर्स, सी है मस्कुलर फोर्स और डी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स देखो, मैग्नेट के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है, मैग्नेट को हम दूरी रखेंगे तो भी वो किसी भी आयरन थिंग को खींच लेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स में भी दो बॉडी जरूरी नहीं है कि कॉन्टेक्ट में, जैसे हम कोई भी बॉल ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स वो होता है जो धरती क्या है किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगाती है, उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। मस्कुलर फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कब डेवलप होता है, जब हम दो बॉडी को आपस में, दो बॉडी चार्ज हैं और एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्ट कर रही है या रिपेल कर रही है, तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। पर जब मस्कुलर फोर्स है, जैसे मसल्स, जो हमारे मसल्स के द्वारा फोर्स उठा लग रहा है, जैसे किसी बाल्टी को उठाना या कुएं से बाल्टी को खींचना या बोझा ढोना या जानवरों द्वारा बोझा ढोना, तो ये सब कैसे फोर्स है, मस्कुलर फोर्स है। पर ये फोर्स जब लगता है तो क्या दोनों चीजें क्या होती है, आपस में कांटेक्ट में होती है। जैसे हम अपने हाथों से बाल्टी उठाए तो हाथ 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 के अंदर है ना बाल्टी, दोनों टच में है, तो इसलिए मस्कुलर फोर्स कैसा फोर्स है, टचिंग फोर्स, कांटेक्ट फोर्स है। नेक्स्ट है सी 11, द फोर्स प्रोड्यूस बाय आवर मसल इज कॉल्ड। अब ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, हमारी फोर्स के द्वारा, मसल के द्वारा जो फोर्स प्रोड्यूस की जाती है उसको क्या है, इसका सिंपल सा आंसर है मस्कुलर फोर्स होता है। ये क्या है, मस्कुलर फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, जब एक बॉडी पे फोर्स लग रहा है पर वो दूसरी डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब मूविंग मोशन की डायरेक्शन में ना होकर अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसको हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट के द्वारा जो फोर्स ग्रेविटेशन पर धरती जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगाती है उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है एनिमल यूज फोर्स फॉर मूवमेंट। एनिमल जो है वो मूवमेंट के लिए कौन सा फोर्स का यूज करते हैं, मैग्नेटिक, मस्कुलर, इलेक्ट्रोस्टैटिक या न्यूक्लियर। तो जो एनिमल्स है वो अपने मसल्स के द्वारा फोर्स लगाते हैं, इसलिए कौन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, तो मस्कुलर फोर्स। 13th है फ्रिक्शन एक्ट इन अ डायरेक्शन डैश टू मोशन। कहते हैं जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो मोशन के किस डायरेक्शन में लगता है, सेम डायरेक्शन में। मतलब अगर इधर मोशन हो रहा है, अगर इधर मोशन हो रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या इधर ही लगेगा। अपोजिट मतलब अगर मोशन इधर है तो क्या फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा। परपेंडिकुलर मतलब अगर मोशन इधर है तो क्या फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा। या अपवर्ड मतलब, या मोशन अपवर्ड का मतलब भी परपेंडिकुलर या नीचे भी हो सकता, ये परपेंडिकुलर नीचे भी हो सकता है, 90 डिग्री पर फोर्स लगे, या अपवर्ड मतलब ऊपर की तरह लगेगा। तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जैसे हम चल रहे होते तो हम आगे की तरफ मूव करते तो हमारा जो पैर है पीछे की, तो पीछे की ओर धक्का देकर अपने आप को आगे बढ़ाता है, हमें आगे बढ़ाता है। तो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो किस डायरेक्शन में लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो करेक्ट आंसर इज बी। फ्रिक्शन इज अ डैश फोर्स। फ्रिक्शन कैसा फोर्स है, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, मैग्नेटिक या ग्रेविटेशनल। अब फ्रिक्शन फोर्स तब लगता है जब दो बॉडी आपस में क्या हो, कॉन्टैक्ट में हो। कैसी हो, कॉन्टैक्ट में होते हैं। फ्रिक्शन कैसा फोर्स होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। फ्रिक्शन अराइज ड्यू टू डैश ऑन सरफेस। फ्रिक्शन क्यों होता है, स्मूथनेस की वजह से, इरेगुलरिटीज की वजह से, कलर की वजह से, या टेम्परेचर। अब स्मूथ सरफेस होगा, जब स्मूथ सरफेस होगा तो उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। फ्रिक्शन का मतलब होता है दोनों के बीच में थोड़ा ना कुछ रफनेस होनी चाहिए। जैसे ग्लास है या केले का छिलका पे हमारा पैर पड़ते ही हम क्यों गिर जाते हैं, क्योंकि स्मूथनेस है। क्या है स्मूथ, अगर उसमें थोड़ा सा भी क्या हो, रफनेस होती तो हम लोग नहीं गिरते। तो स्मूथनेस सरफेस जो होता है उसमें फ्रिक्शन नहीं होता। इरेगुलरिटी जो होती है, इरेगुलरिटी में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। इरेगुलरिटी जब सरफेस होगा तो उसमें क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। कलर और टेम्परेचर का कोई यहाँ रूल नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट इज फ्रिक्शन इज ग्रेटर ऑन डैश सरफेस। कहते हैं फ्रिक्शन कब ज्यादा होगा, स्मूथ सरफेस पे तो फ्रिक्शन बिल्कुल होता ही नहीं है। वेट सरफेस पर, वेट गीले रफ सरफेस पर, या साइनी सरफेस पर। तो साइनी सरफेस पे भी बिल्कुल भी फ्रिक्शन नहीं होगा। वेट सरफेस पे हल्का फुल्का नहीं, वेट जो गीला है फिसलन वाला सरफेस है उस पे भी नहीं होगा फ्रिक्शन। तो सबसे ज्यादा जो फ्रिक्शन होता है वो कौन से सरफेस पे होता है, रफ मतलब खुरदरी सरफेस पे। मतलब इसमें इरेगुलरिटी होंगी तो इसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगा। ऐसा रहेगा बिल्कुल सीधा तो यहाँ कहीं इरेगुलरिटी नहीं है तो फ्रिक्शन नहीं होगा, और हम जैसे उस पर चल रहे हैं तो गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। विच सरफेस ऑफर द लीस्ट फ्रिक्शन। कहाँ कहता है कहाँ पर फ्रिक्शन बहुत कम होगा, सैंड पर, रफ रोड पर, ग्लास पर, या ग्रेवल्स पर। तो रेत पर भी होता है, रफ सरफेस पर भी होता है। ग्लास क्या होता है, बिल्कुल स्मूथ होता है, उसमें कोई रेगुलरिटीज नहीं होती। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
मैग्नेटिक फोर्स या डैश फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स कैसा फोर्स है? कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, मस्कुलर फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स। तो जो मैग्नेटिक फोर्स होता है उसमें देखो मैग्नेट यहाँ रहेगा, मैग्नेट अगर यहाँ है और यहाँ पर कोई आयरन नेल है तो थोड़ी सी दूर पर ही वो उसको अट्रैक्ट कर लेता है, मतलब उसको कांटेक्ट में लाए बगैर ही वो फोर्स उस पर अप्लाई करके अपनी तरफ खींच लेता है। तो मतलब उसमें दोनों में कांटेक्ट नहीं रहता, तो कैसा फोर्स है? नॉन कांटेक्ट फोर्स है। लाइक पोल ऑफ मैग्नेट ईच अदर, कहता है अगर लाइक पोल मतलब जो मैग्नेट होते हैं उसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ। कहते हैं लाइक पोल मतलब नॉर्थ नॉर्थ, और अनलाइक पोल लाइक पोल नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, और अनलाइक क्या होते हैं? नॉर्थ और साउथ दोनों अलग अलग पोल हो, अनलाइक होते हैं दोनों सेम पोल है वो अनलाइक होते हैं। तो कह रहा है लाइक पोल मतलब एक मैग्नेट यहाँ है, एक मैग्नेट कहाँ है? ये रहा, इसमें मान लो ये नॉर्थ है ये साउथ है, इसी तरह एक मैग्नेट ये है, इधर भी साउथ है इधर नॉर्थ है। कह रहा है लाइक पोल क्या करेंगे? लाइक पोल हमेशा सेम चीजें क्या करती है? एक दूसरे को रिपेल करती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और जो अपोजिट पोल है वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट, मतलब अगर नॉर्थ को साउथ की तरफ लाएंगे तो ये दोनों क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अनलाइक पोल ऑफ मैग्नेट इज अदर, तो अनलाइक पोल कह रहा है कि जो विपरीत पोल होते हैं, अलग अलग पोल होते हैं, मतलब एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल, अगर अलग अलग पोल को आपस में एक दूसरे के पास लेके आएंगे तो क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। विच ऑफ फोर्स कैन एक्ट विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट, कहता है इसमें से कौन सा फोर्स है जो बिना फिजिकल कॉन्टैक्ट के अट्रैक्ट करता है, एक्ट करता है? फ्रिक्शनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स या पुश फोर्स। अब फ्रिक्शनल फोर्स में भी क्या होता है? दोनों चीजें आपस में कांटेक्ट में लगती है। मस्कुलर फोर्स में भी दोनों चीजें आपस में कांटेक्ट में रहती हैं। पुश फोर्स, पुश करेंगे, किसी भी चीज को धक्का दे रहे हैं तो बिना छुए तो देंगे नहीं, तो वो भी कांटेक्ट फोर्स है। पर कह रहा है कौन सा नहीं है? विदाउट, विदाउट पूछ रहा है, कौन सा पूछ रहा है? विदाउट। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो विदाउट फिजिकल कॉन्टेक्ट फोर्स है, क्योंकि इतने दूर से ये चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेती हैं। ओपनिंग अ ड्रॉवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कहते हैं जब हम किसी ड्रॉवर को, मतलब कबर्ड में किसी ड्रॉवर को खोल रहे हैं तो हम उसमें कौन से फोर्स अप्लाई करें? पुल कर रहे हैं उसको, पुश कर रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स या मैग्नेटिज्म। तो जो हम उसको खींच रहे हैं, क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं अपने आगे की तरफ, वो कौन सा फोर्स हो जाएगा? पुल। कौन सा फोर्स हो जाएगा? पुल। एग्जाम्पल स्ट्रेचिंग आ रबर, कहता है जब हम बैंड को, एक रबर बैंड को खींचते हैं तो उसका क्या चेंज होता है? कलर चेंज होता है, शेप, मास या डेंसिटी। अब छोटा सा रबर है उसको खींचेंगे तो उसका शेप बढ़ जाएगा, शेप क्या होगा? पतला हो जाएगा, वो लेंथ में बढ़ जाएगा, तो उसका क्या हो जाएगा? कोई रबर की चीज है उसको हम स्ट्रेच करेंगे तो उसका शेप में चेंज आएगी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आ फोर्स में चेंज एन ऑब्जेक्ट, कहता है किसी भी फोर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो वो क्या क्या चेंज कर सकता है? स्पीड, डायरेक्शन, शेप या ऑल ऑफ दी। तो जब हम किसी भी चीज पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड भी चेंज कर सकता है, जैसे बहुत तेजी से बॉल आ रही है और उसको हमने बीच में आके पकड़ लिया, मतलब अपने हाथ से पकड़ लिया, मतलब हम अपने हाथों से उस पर फोर्स लगाए तो उसकी स्पीड क्या हो गई? कम हो गई। उसी तरह डायरेक्शन, अगर किसी तरफ से बॉल आ रही है और वो दूसरी डायरेक्शन में फोर्स के साथ मार दिया तो उस डायरेक्शन में चल जाएगी। शेप, जैसे बलून को हमने या बॉल को ही थोड़ा सा स्ट्रेच की, वो दबाया, फोर्स उस पर लगाया तो उसकी शेप भी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो तीनों का चेंज हो जाना हो जाता है फोर्स जब उस पर अप्लाई करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आ रोलिंग बॉल स्टॉप मेनली बिकॉज ऑफ, कहता है एक बॉल है वो लुढ़कती हुई आ रही है, लुढ़कती हुई आ रही है पर थोड़ी देर बाद वो रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? ग्रेविटी की वजह से, फ्रिक्शन की, मैग्नेटिज्म या लाइट। ग्रेविटी क्या है? एक तरह की फोर्स, ग्रेविटी या ग्रेविटेशन जो धरती किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगाती है। मैग्नेटिज्म मैग्नेट के द्वारा जो फोर्स, लाइट एक तरह की रोशनी। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो क्या है? एक तरह का फोर्स है जिसकी वजह से कोई भी बॉडी रुक जाती है। क्या हो जाते हैं? रुक जाती है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स स्पीड के अपोजिट डायरेक्शन में लगते हो। कोई भी चीज अपोजिट डायरेक्शन में जब लगती है तो उसको क्या करेगी? सेम डायरेक्शन में लगेगी तो स्पीड बढ़ाएगी, पर जब अपोजिट में लगेगी तो क्या करेगी? उसकी स्पीड को कम करेगी। तो कह रहा है कि रोलिंग बॉल थोड़ी देर बाद स्टॉप हो जाती है, किसकी वजह से? फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। एयर एंड वाटर ऑल्सो प्रोड्यूस डैश, कहता है एयर और वाटर में क्या प्रोड्यूस होता है? हीट, फ्रिक्शन, साउंड या मैग्नेटिज्म। अब एयर और वाटर में क्या प्रोड्यूस होगा? हीट तो प्रोड्यूस नहीं होगी, साउंड भी, मैग्नेटिज्म
पर एयर वाटर में भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस, जैसे एरोप्लेन है या शिप है, जब वाटर के अंदर चलते हैं तो उनके बीच में फ्रिक्शन होता है, इसीलिए उनकी बॉडी को कैसा स्ट्रीमलाइन शेप में बनाया जाता है ताकि फ्रिक्शन कम हो और वो इजीली फ्लाई कर सके या मूव कर सके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एरोप्लेन आर डिजाइन टू रिड्यूस, कहते हैं एरोप्लेन को जो डिजाइन किया जाता है उसका स्ट्रीमलाइन बॉडी बनाई जाती है ना, तो उसको ऐसा क्यों बनाया जाता है? ग्रेविटी की वजह से, फ्रिक्शन विद एयर की वजह से, वेट की वजह से या मैग्नेटिज्म की वजह से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रिक्शन विद एयर। मतलब उसमें बॉडी, उसकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रीमलाइन बनाई जाती है, ऐसे इस फॉर्म में बनाई जाती एरोप्लेन की बॉडी इस फॉर्म ऐसे, ताकि अब देखो यहाँ पे एरिया कम है, एरिया कम है तो फ्रिक्शन एयर के साथ कम होगा और वो इजीली मूव कर पाएगा। तो इसलिए एरोप्लेन को डिजाइन जो दिया जाता है वो फ्रिक्शन, एयर के फ्रिक्शन को कम करने के लिए किया जाता है। अ फोर्स कैन डैश मूव अ मूविंग ऑब्जेक्ट, एक फोर्स क्या कर सकता है? एक ऑब्जेक्ट पर जब अप्लाई होता है वो स्टॉप कर सकता, उसको रोक सकता है, स्पीड अप या उसको स्पीड दे सकता है, सी चेंज द डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन दे सकता है, या ऑल ऑफ दिस। तो इसमें फोर्स जब अप्लाई करेंगे तो उस मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक भी सकता है या उसकी स्पीड को बढ़ा भी सकता है, उसकी डायरेक्शन भी चेंज, तीनों चीजें वो कर सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। जैसे कि ये बॉल आ रही है, हमने बीच में अपना आके उसको रोक लिया, हम अपने हाथों से फोर्स लगा रहे हैं तो बॉल क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। अब हम हाथों से बॉल को तेजी से फेंक रहे हैं तो उसकी स्पीड बढ़ गई है। अगर बॉल इधर से आ रही है और हमने इधर धक्का दे दिया तो उधर मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज हो जा रही है। तो तीनों उसमें हो जाता है। प्रेशर एंड प्रेसिंग अ इन्फ्लेटेड बलून चेंज इट, कहता है जब हम एक बलून पर को प्रेस करते हैं तो उसमें क्या चेंज आएगा? कलर में चेंज आएगा, शेप में, वेट में या वॉल्यूम में ओनली? तो जब हम कोई बलून है उसको हम जब प्रेस करेंगे तो क्या होगा? उसका शेप चेंज हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज बी। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इसमें से कौन सा है जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल है? मतलब दोनों बॉडी आपस में कांटेक्ट में नहीं रहती। फ्रिक्शन फोर्स, मस्कुलर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स या टेंशन फोर्स। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है, मस्कुलर फोर्स है या टेंशन फोर्स है, इन तीनों में जो है बॉडी आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में रहती है, पर जो मैग्नेटिक फोर्स है उसमें बॉडी कांटेक्ट में नहीं रहती है। तो उसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फोर्स एक तरह का नॉन कांटेक्ट फोर्स है। In activity 5.5, when two ring magnets are placed with like poles facing each other, the upper magnet float with this happen due to, कहता है बुक के अंदर एक एक्टिविटी है जिसके अंदर एक मैग्नेट है, एक दो मैग्नेट है, उनको एक लकड़ी में फंसाया हुआ है, ऐसे राउंड राउंड से एक क्या है? वुड। उसके अंदर क्या एक मैग्नेट यहाँ है और एक मैग्नेट यहाँ है, ये एक दूसरे से चिपक नहीं रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं ऊपर नीचे। मतलब यहाँ पर मैग्नेट वैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं पर ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे। क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स या बायोंड फोर्स। मतलब दोनों, वैसे मैग्नेट अगर दो मैग्नेट को पास पास रखे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, पर ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे के ऊपर फ्लोट, मतलब एक ऊपर है एक नीचे है, पर दोनों आपस में अट्रैक्ट नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि दोनों मैग्नेट का पोल सेम है। मतलब ये अगर ये वाला देखे पोल तो इसका ये साउथ है तो इसका भी साउथ है, इसी वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। इनमें कौन सा फोर्स लग रहा है? रिपल्सन फोर्स लग रहा है। तो कैसा फोर्स हो जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स विद रिपल्सन। अगर वो अपोजिट फोर्स होते तो दोनों मैग्नेट आपस में चिपक जाते हैं। The force exerted by charged body on another charged or uncharged body without contact is called, कहते हैं जब एक चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी पर या एक अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करती है बिना कांटेक्ट के, उन दोनों के बीच में जब अट्रैक्ट, मतलब दो चार्ज बॉडी है वो तो या उनको आसपास ले जाओ, पास पास लेके जाएंगे, या तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे या रिपेल करेंगे। तो ये फोर्स कौन सा फोर्स है? चार्ज मतलब चार्ज, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो फोर्स डेवलप होता है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चार्ज बॉडी, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक रोड लिया, उसको रेशम के कपड़े से या किसी भी कपड़े से हल्का सा रब करते हैं तो क्या होता है? कुछ इलेक्ट्रॉन या तो वो रोड लूज कर देती है या कुछ इलेक्ट्रॉन कपड़े पर ज्यादा आ जाते हैं रोड से। तो दोनों में क्या चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट हो जाता है। तो दोनों बॉडी कैसे हो जाती है? चार्ज हो जाती हैं। जब हम उसको किसी भी
टुकड़े के, जैसे पेपर के कुछ टुकड़े ले लिए, उसको पास लेके जाते हैं तो टुकड़े क्या होते हैं, रोड पर चिपकने लगते हैं। या एग्जाम्पल जैसे हमने हमारे बाल है सूखे हैं बिल्कुल, मॉल वगैरह नहीं होना चाहिए, हम कंघी करते हैं और उस कंघी को जब हम कुछ छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाते हैं, वो टुकड़े क्या कंघी से अटैच होने लगते हैं। मतलब जो कंघी करते वक्त कुछ जो हमारी बाल के अंदर के इलेक्ट्रॉन थे वो कंघी में आ गए, या कंघी से कुछ इलेक्ट्रॉन बालों में आ गए, तो उनमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है, मतलब बॉडी न्यूट्रल नहीं है, वो चार्ज हो गई है। ऐसा जो फोर्स अराइज होता है तो उसको हम कौन सा फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, CO। When two balloons are rubbed with woolen cloth and brought close, they कहता है जब दो बलून को आपस में वुलन क्लॉथ से, वुलन मतलब ऊनी कपड़े से रगड़ा जाता है तो उन पर क्या इफेक्ट आता है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, रिमेन अनअफेक्टेड, या मर्ज टुगेदर मतलब एक दूसरे से चिपक जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रिपेल करेंगे, वो एक दूसरे से रिपेल करेंगे। रिपेल क्यों करेंगे, क्योंकि वो सेम कपड़े से दोनों को रगड़ दिया है, तो उसका भी इलेक्ट्रॉन कुछ कपड़े में गया और उसका इलेक्ट्रॉन भी कपड़े में, दोनों सेम चार्ज दोनों पर आ गया है, इस वजह से दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा B। Which of the force always act an attractive force and cannot be repulsive? कहता है ऐसा कौन सा फोर्स है जो हमेशा अट्रैक्टिव ही होता है, उसमें कभी रिपल्सिव फोर्स किसी भी बॉडी के लिए रिपल्सिव या रिपल्सन नहीं आता। मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स या बायोन्ट फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट तो रिपेल भी करता है, अट्रैक्ट भी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी वो चार्ज पर डिपेंड करता है, कैसा चार्ज है, तो वो रिपेल भी करेगा और अट्रैक्ट भी करेगा। बायोन्ट फोर्स क्या होता है, बायोन्ट फोर्स हमेशा नीचे, वो जो ऑब्जेक्ट किसी भी लिक्विड में हम डिजोल्व डालते हैं तो जो ऊपर की तरफ फोर्स लगता है उस ऑब्जेक्ट पर, उसको हम बायोन्ट फोर्स कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक तरह का ऐसा फोर्स है जो हर चीज को हमेशा अपनी तरफ अटैक, मतलब धरती को से किसी भी चीज को ऊपर फेंकोगे हमेशा कहाँ आती है, धरती पर आती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है। तो करेक्ट आंसर इज C। The force with which the earth attract an object towards itself is called, कहता है अर्थ जिस फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है उसको कौन सा फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स या बायोन्ट फोर्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट, द SI यूनिट ऑफ वेट इज, या फोर्स की बोल रहा है, SI यूनिट ऑफ फोर्स। तो फोर्स की SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। हमने अभी आगे पढ़ा किलोग्राम किसकी होती है, मास की यूनिट होती है। किलोग्राम किसकी यूनिट होती है, मास। और ग्राम भी किसकी होती है, मास की, इसकी त्रिज्यता में यूनिट। मीटर किसकी होती है, ये डिस्टेंस की यूनिट होती है। करेक्ट आंसर इज B। 37 है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, कहता है किसी भी चीज का जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो किस पर डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ मैटर इन इट, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ऑलवेज कांस्टेंट, एवरीवेयर, मेजर्ड इन किलोग्राम। जो वेट क्या होता है, वेट किसी भी बॉडी का वेट जैसे होता है हम किस पे लिखते हैं, ऐसे W इक्वल टू होता है mg, m और g। तो m यहाँ मास है बॉडी का और g क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो हमारी वेट जो है, यहाँ से समझ आ रहा है वेट किस पर डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास क्या ऐसा होता है, चेंज फ्रॉम अर्थ टू मून, अर्थ पर अलग होगा, मून पर अलग होगा, रिमेन द सेम, हर जगह सेम होगा, इज मेजर्ड इन न्यूटन, इसको न्यूटन में मेजर करते हैं क्या, डिपेंड ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स पर डिपेंड करता है। तो जो मास होता है, मास क्या होता है, m, उस बॉडी का द्रव्यमान। तो इसमें देखो मास है, मास को हम न्यूटन में मेजर नहीं करते, इसमें कोई जी भी नहीं दिख रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स पर भी डिपेंड नहीं करता। और मास जो है, मास क्या है, कभी भी कहीं भी ले जाने पर चेंज नहीं होता, हर जगह मास हमारा सेम रहता है। पर वेट चेंज होता है, वेट क्या होता है, W इक्वल टू mg, क्योंकि g जो है क्या है, जी जो है वो हर जगह क्या है, अलग अलग होता है। हर प्लेनेट का जी का पावर जो है वो अलग अलग, तो जिस प्लेनेट पर जी का जो वैल्यू रहेगी उस अकॉर्डिंग हमारा वेट चेंज होता है, पर मास चेंज नहीं होता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा B। ऑन विच प्लेनेट वुड 1 kg हैव द हाईएस्ट वेट, कहता है ऐसा कौन सा प्लेनेट है
जिस अगर 1 kg मास वाले ऑब्जेक्ट को लेके जाए और वो सबसे हाईएस्ट वेट किस प्लेनेट पे शो करेगा, मून पे, मार्स पे, अर्थ पे, तो जुपिटर पे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जुपिटर, क्योंकि जुपिटर का जो जी की वैल्यू होती है सबसे स्ट्रांग होती है। जुपिटर की जी की वैल्यू जो होती है वो सबसे स्ट्रांग होती है। जो अर्थ की जी की वैल्यू होती है कितनी होती है, 9.8। कितनी होती है, 9.8 होती है। ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस मेजर, एक स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, वो स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, जो हम मार्केट वगैरह में जाते हैं और कोई भी सामान लेते हैं वेट करने के लिए, जो दुकानदार यूज करता है उसको हम वेइंग मशीन कहते हैं या स्प्रिंग बैलेंस कहते हैं। तो ये किस लिए यूज होता है, क्या ये मेज करेगा, मास, वेट, वॉल्यूम या डेंसिटी। तो जो स्प्रिंग बैलेंस है वो क्या वेट मेजर करता है, वेट में लाते हुए, है ना, किसी भी चीज को, तो वेट को मेजर करता है। If the smallest division on a spring balance read 0.2 न्यूटन, then the reading for one small division is, कहता है किसी भी स्मॉल डिवीजन स्प्रिंग बैलेंस पर 0.2 न्यूटन है तो एक स्मॉल डिवीजन किसको दिखाएगा, 0.2 न्यूटन को दिखाएगा। करेक्ट आंसर इज बी। 42 है, when different objects are hung from the same spring, अगर अलग अलग ऑब्जेक्ट को एक सेम स्प्रिंग से क्या किया जाता है, लटकाया जाता है, द स्ट्रेच इज डिफरेंट बिकॉज, तो स्ट्रेच जो है वो स्ट्रेच इज डिफरेंट बिकॉज, तो वो जो स्प्रिंग है वो अलग अलग लेंथ में स्ट्रेच होती है। क्या होती है, अलग अलग लेंथ में स्ट्रेच होती है। तो इसका रीजन क्या है, तो कह रहा है इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन क्या कि क्यों स्ट्रेच होता है, क्योंकि अलग अलग ऑब्जेक्ट है तो उसका वेट भी क्या होगा, अलग अलग है, कोई हल्का है तो कोई भारी है। अगर भारी चीज लटकाएंगे तो उसकी स्प्रिंग ज्यादा स्ट्रेच होगी और हल्की चीज लटकाएंगे तो स्प्रिंग कम स्ट्रेच होगी। तो इसका मेन रीजन क्या होगा, द अर्थ पुल दैम द डिफरेंट फोर्स, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट को जो अर्थ है अलग अलग पुल से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। मतलब जिस बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा, ग्रेविटी तो सेम होती है सबके, पर मास के अकॉर्डिंग वो स्प्रिंग स्ट्रेच होती है। तो करेक्ट आंसर इज बी। 43 है, द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड ऑन एन ऑब्जेक्ट इमेजिन एंड स्कल, कहता है किसी लिक्विड के द्वारा जो अपवर्ड किसी ऑब्जेक्ट को के ऊपर की तरफ जो फोर्स लगता है तो उसे क्या कहते हैं। जैसे कि हम बाल्टी भरी हुई पानी से, बाल्टी है उसके अंदर मग को डुबोते हो तो मग क्या करता है, ऊपर आ जाता है। तो उसके ऊपर फोर्स कौन लगा रहा है, वो पानी लगा रहा है नीचे की तरफ। जब हम धकेलते हैं तो मग हमेशा ऊपर आ जाता है, तो मतलब उल्टा करके धकेलते हैं तो सीधा करेंगे तो भर जाएगा पानी से मग, तो वो नीचे ही चला जाएगा। पर हम जब तक उसमें पानी नहीं है हम उसको नीचे की तरफ धकेलते हैं पर वो मग बार बार ऊपर आ जाता है। तो उस पर कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, तो उस पर बायोंट फोर्स एक्ट कर रहा है, जिसको हम अपथ्रस्ट भी कहते हैं। एन ऑब्जेक्ट फ्लोट इन एन लिक्विड वैन, कहता है एक ऑब्जेक्ट जो है वो लिक्विड में फ्लोट करता है कब, इट वेट इज ग्रेटर देन बायोंट फोर्स, जब इसका वेट बायोंट फोर्स से ज्यादा होगा। इट वेट इज इक्वल टू द बायोंट फोर्स, या इसका वेट बायोंट फोर्स के इक्वल होगा। इट्स वेट इज लेस देन द बायोंट फोर्स, या इसका फोर्स वेट बायोंट फोर्स से कम होगा। इट इज मेड फ्रॉम मेटल, या ये मेटल का बना होगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किसी लिक्विड में तब तैरेगा जब उसका वेट जो है बायोंट फोर्स से क्या होगा, उसका इक्वल होगा। मतलब बायोंट फोर्स जितना फोर्स लगा रहा है उतना ही उसका वेट भी, इट वेट इज इक्वल टू द बायोंट फोर्स, तभी वो ऑब्जेक्ट उसमें क्या करेगा, फ्लोट करेगा। तो करेक्ट आंसर इज बी। और 45 है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट दैट द बायोंट फोर्स इज इक्वल टू, आर्किमिडीज के अकॉर्डिंग बायोंट फोर्स क्या है, द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेड बाय द ऑब्जेक्ट, द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट या डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आर्किमिडीज के अकॉर्डिंग द बायोंट फोर्स है द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेड बाय द ऑब्जेक्ट। तो करेक्ट आंसर इज बी।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, कहता है इसमें से कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा है, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स को कौन सा कॉन्टैक्ट, मतलब जो दो ऑब्जेक्ट का आपस में कॉन्टैक्ट में लाने से लगता है, तो इसमें क्या आ जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स दूर से लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी दूर से लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी अब दूर से लगता है। 47 है, फोर्स कैन चेंज द, फोर्स क्या कर सकता है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन ऑफ मोशन, शेप ऑन ऑब्जेक्ट। तो जो फोर्स है वो स्पीड भी चेंज कर सकता है, डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, शेप भी चेंज कर सकता है। तो करेक्ट आंसर इज डी। 48 है, प्लास्टिक स्केल रब्ड विद पॉलीथीन अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, दिस इज ड्यू टू, कहता है एक प्लास्टिक के स्केल को जब हम पॉलीथीन से रगड़ के कुछ छोटे छोटे पेपर के पास लेके जाते हैं तो वो उनको अट्रैक्ट कर लेता है। तो उसमें कौन सा फोर्स डेवलप्ड हुआ है, तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हुआ है, क्योंकि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन इधर से उधर ट्रांसफर हो गए। जब हम पॉलीथीन से रगड़ेंगे प्लास्टिक स्केल को तो उसके कुछ इलेक्ट्रॉन या तो पॉलीथीन में चले जाएंगे या पॉलीथीन के कुछ इलेक्ट्रॉन स्केल पर आ जाएंगे। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो पहले था इक्वल नहीं रहता, अनइक्वल हो जाता है, जिसके अंदर उनके अंदर एक फोर्स आ जाता है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। Which statement is correct, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इज करेक्ट है, मास चेंज विद लोकेशन बट वेट रिमेन सेम, वेट चेंज विद लोकेशन बट मास रिमेन सेम, बोथ मास एंड वेट चेंज विद लोकेशन, नाइदर मास नॉर वेट चेंज द। मैंने अभी ऊपर आप लोगों को बताया कि जो वेट है, वेट हर प्लेनेट पे अलग अलग होता है, पर मास हमेशा क्या रहता है, हर प्लेनेट पे सेम रहता है। वेट चेंज क्यों होता है, क्योंकि हर प्लेनेट की जी जो है ग्रेविटी है वो क्या है, अलग अलग होती है, इसलिए वेट जो है वो चेंज होता है, क्योंकि वेट के अंदर क्या होता है, m इंटू जी होता है। तो जी जो है जिस प्लेनेट पे ले जाएंगे उसके अकॉर्डिंग उसका वेट चेंज होगा, पर मास जो है मास पर जी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए मास हमेशा सेम रहता है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। शिप एंड बोट फ्लोट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, कहता है बोट या शिप जो है पानी में किस प्रिंसिपल पर फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिसिटी फोर्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल या मैग्नेटिक फोर्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, तो आज के ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।